हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर.एस. स्टडी 81 पे। तो आज चर्चाएं करने वाले हैं क्लास 10th के जो कि अर्धवार्षिक एग्जाम में आए हुए आपके 6 प्रश्नों की चर्चाएं मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कर दिया था। अब उसके बाद 7वें नंबर से लेके आज 20 तक कोशिश करेंगे कि जितने भी दिए गए प्रश्न होंगे उनको मैं आपको सॉल्व करके बताएंगे, समझाएंगे और दिखाएंगे। और दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा प्रयास काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 7 की। और सवाल नंबर 7 को देखते हैं, आपका सवाल नंबर 7 क्या दिया हुआ है। दोस्तों, सवाल नंबर 7 में आपको पहला, यहां देख पा रहे होंगे आप लोग, पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका कि यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान होगा। ऑप्शन पहला है 3, दूसरा है 6, तीसरा है आपका 9 और चौथा दिया हुआ है कितना, 12। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको ये छांटना है कि कौन सा दिया गया ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, एक एक करके समझाते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो अब यहाँ पे पहला मैं अगर जो है आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर, मैं बताने की कोशिश करूं यहाँ, तो अगर मूल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, मूल बराबर। मूल बराबर का अर्थ जैसे लिखा है x² प्लस bx प्लस आपका c, आगे ax² लगा दिया। अब यहां से x बराबर 3 आ गया और y बराबर दिया क्या था आपका 3। इसको बोलते हैं कि इनके मूल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब x और y दोनों के मान अगर समान आते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि एक बेसिक फार्मूला लगाते हैं लोग जिसे बोलते हैं विवितकर्ण सूत्र, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। कब लगाएंगे आप, जब आपका कोई क्वेश्चन दिया हो कि क्या है, मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर कहे तो तुरंत जान जाइएगा कि उस समय किसी भी, या तो ए का या बी का या सी का, किसी का भी निकालना हो, केवल इस फार्मूले को लगाएंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे। अब लिखा है प्रश्न आपका 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0। यहां से तुलना करें व्यापक मान से, तो ये आपका ax², ये आपका प्लस bx प्लस क्या होगा c इक्वल टू 0। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे, यहां से a की तुलना करेंगे तो 3 आएगा, और इसके बाद b की तुलना करेंगे तो -12 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और c का तुलना करेंगे तो आपका क्या आएगा, k। अब यहां अगर रखते हैं तो b के स्थान पे -12 का स्क्वायर -4 गुणे a के स्थान पे 3, c का मतलब k इक्वल टू 0। तो यहां से 12 का वर्ग 144 -4 यानी 12 के इक्वल टू 0। अब -12 के इक्वल टू क्या होगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस, -144, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से काटते हैं आप तो ये के का मान कितना आएगा, सिंपल आपका 12। क्या आएगा, 12। तो ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे 3, 8, 9 और 12 है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही है। ठीक है, चलिए आई होप दैट मेरी बातों को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। लगाने की इच्छा होगी तो वीडियो को रोक के आराम से इस प्रश्न को कॉपी करके लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो प्रश्न नंबर जो 8 है, इससे बड़ा कोई भी प्रश्न आपकी इस प्रश्नावली में है ही नहीं, इतना जान लीजिए। लॉजिकल प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको बेहतरीन तरीके से पकड़ेंगे। पहले आपको इसको समझाने के लिए मैक्सिमम 6-7 मिनट लगेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे हम, नहीं तो डायरेक्ट बताएंगे तो मैं पता है कौन सा ऑप्शन सही है, बट मैं चाहूंगा कि इस तरीके से आपको समझाऊं कि इस तरीके के आने वाले जितने भी सवाल हों उनको आप लगा भी लें। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न को मैं पढ़ता हूं। लिखा है चित्र में त्रिभुज ABC, बना के भी दिखाते हैं आपको।
यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। इसका नाम दिया है दोस्तों ए, ये आपका दिया है बी, और ये क्या दिया आपका सी। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी, तो आधार बी और ये क्या आपका सी है। आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा, यानी एक यहां से रेखाखंड खींचा गया, इसका नाम है P और इसका नाम है प्यारे बच्चों Q। ठीक है, तो करा खींचा गया यदि PQ अनुपात BC, यानी P और Q अनुपात B और क्या C बराबर 1:3 है, तो AP और PB का अनुपात क्या होगा। पूछ रहा है कि AP और P और B का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, घबराएंगे 5% नहीं, मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं कि क्या। पहले आराम से लिखिएगा कि हमारे प्रश्न में दिया है, क्या दिया है सर। दिया है कि त्रिभुज ए बी और क्या सी तथा एक और आकृति यहां बन पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। त्रिभुज एक और बनना जिसका नाम है पी क्यू और क्या आपका सॉरी जिसका नाम दिया है यहाँ पे नाम क्या, छोटा सा त्रिभुज पकड़ते हैं आप, तो यहाँ पे पकड़ाएगा आपका त्रिभुज ए पी और कौन सा आपका क्यू। तो अगर मैं बाहर निकाल के एक एक चीज को समझाऊं, सवाल इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बनेगा आपका क्या बाबू, एक तुम्हारा त्रिभुज बनेगा ए, एक पी और एक आपका क्या क्यू। और इसके बाद दूसरा त्रिभुज यहां से आपका बनने वाला है, उसका नाम है ए और बी और क्या आपका सिंपल सी, जो बड़ा वाला है। अब मजेदार बात, इन दोनों दिए गए त्रिभुजों को आपको दिखाना पड़ेगा समरूप। क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप। सर ये क्या होता है, वेरी सिंपल, जैसे क्लास 9th में पढ़े होंगे कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाते थे। क्या करते थे, सर्वांगसम। सर्वांगसम का क्या अर्थ होता है कि जैसा ये है वैसा ही हुबहू वो भी हो। तो उसके लिए आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिकली मैं सीधे डायरेक्ट सीधे आपको बताता हूं। उसको दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए पहला फार्मूला था एस एस एस, दूसरा फार्मूला था एस ए एस, तीसरा ए एस ए और चौथा था आर एच एस। यानी दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं अगर बराबर मिल जाए दोनों त्रिभुजों की, तो उसे बोलते थे एस एस एस, साइड साइड साइड। इसका भी साइड साइड साइड, इसका भी साइड 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 अगर मिलता है तो वो बनता था कि एस 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 के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरा नियम मैंने बताया अभी आपको कि दूसरा है आपका एस ए एस, यानी एस ए एस मतलब एक त्रिभुज की एक भुजा एक कोण एक भुजा, एक भुजा एक कोण एक भुजा दूसरे त्रिभुज के, दोनों ये नियमों को फॉलो करते हैं। यानी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण अगर दोनों त्रिभुज के बराबर है तो उसे बोलते थे एस ए एस का नियम। तीसरा था उसी का विपरीत ए एस ए, यानी दोनों त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो उन दोनों को सर्वांगसम कहा जाता था। इसके बाद लास्ट था आपका आर एच एस, आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइट, उसका जो है दी गई ऊंचाई, और एस का मतलब साइड, यानी एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन जाए कि एक कोण 90 का बने, एक भुजा के बराबर हो और एक कण के क्या हो बराबर। तो हम कहते थे कि यहाँ पे नियम लग रहा है आरएचएस का, जिसके बदौलत ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। बट उसी का मित्र एकदम उसी से रिलेटेड एक और आता है, सर्वांगसम का भाई बोल सकते हैं आप अपने समझने के लिए, समरूप। क्या, समरूप। तो समरूप क्या होता है, तो समरूप में लगाते हैं नियम ए का, या हम लोग कोड भाषा में केवल ए नियम कहते हैं। समरूप का नियम क्या होता है, कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में, किनमें, यदि दो त्रिभुजों में तीनों कोण उस दूसरे त्रिभुज के तीनों अगर कोण के बराबर हो जाते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे, उन्हें आप कहेंगे कि यह दिए गए दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप है। क्या है, समरूप है। तो दोनों त्रिभुज को बराबर दिखाने का क्या अर्थ है, तो दोनों त्रिभुज को बराबर दिखाने का अर्थ यह है कि इस वाले और इस वाले दोनों के संगत जो कोण होंगे, संगत मीन्स सर ऊपर का ऊपर के साथ, बगल वाले का बगल वाले के साथ, साइड के साथ साइड वाला। यानी अगर हम ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा दें और ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा दें और ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा देते हैं
तो हम कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। समरूप का अर्थ होता है कि केवल रूप में समान हो लेकिन उनकी भुजाएं समान न हो, इसे कहते हैं समरूप। यानी देखने में उसी के जैसा लगे, नाम में उसी के नाम से बुलाएं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है आपका समरूप। बस में आ गया, क्लियर। चलिए, समरूप जब दिखा देंगे तो सर फायदा क्या है, तो इसके लिए एक प्रमेय आती है। ये क्या आती है, प्रमेय। क्या प्रमेय है, उस प्रमेय को कहा जाता, सिंपल कॉन्सेप्ट, उस प्रमेय को बोलते हम लोग कि जैसे आप पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, हीरोन का सूत्र पढ़ा है ना, सिद्धाचार्य का नियम, उसी तरह यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाए, और समरूप होने के लिए मैं बताया हूं कसौटी क्या होती है कि तीनों, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर अगर दिखती हैं तो हम कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक, तो अब यहां अगर आप देख पा रहे होंगे इन दोनों त्रिभुजों में क्या है सर, इन दोनों त्रिभुजों में समरूप दिखा देते हैं अगर, तब आपको एक नियम मैं बताता हूं जिसको आप फॉलो करेंगे। क्या वो कहता है कि तीनों भुजाओं, तीनों, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं वो भी संगत वाले। जैसे जैसे अगर ए साइड लेते हैं, ए और क्या, पी, तो मैं लिखूंगा ए और पी बटा में क्या, इसकी भुजा इसके साथ, यानी ए और क्या आपका बी। दोस्तों ये होगा ए और बी। फिगर में आप देखें तो ए पी बराबर होगा ए और बी के। अब थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, इसी डाउट के सॉल्यूशन के लिए मैंने नीचे फिगर को दो भागों में बना दिया है, एक अलग और एक आपका अलग, जिससे आप पकड़ पाए। तो क्या कहेंगे आप, सही, ए पी और बटा में ए और क्या आपका बी। बस में आ गई, क्लियर। यानी छोटी भुजा बटा में बड़ी भुजा, ऐसे ही संगत लेते जाएंगे, इसका संगत ये, इसका संगत ये और इसका संगत ये। बस में आ गया। एक बात कहूंगा आपसे, इलाहाबाद बनारस तो यूं ही फेमस है, इलाहाबाद बनारस तो यूं ही फेमस है। आओ कबीर रवि एकेडमी में, पढ़ाई क्या होती है हम तुम्हें दिखाएंगे। यहाँ के बच्चे न फेसबुक पे स्टोरी लगाते हैं न इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं। हमारे यहाँ के 8-8 साल के जो बच्चे हैं इंटर की मैथ लगाते हैं। ठीक है, तो मेहनत करेंगे आप, अगर जुनून हो, जज्बा हो तो आप कम उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, केवल एक हौसला होना चाहिए, हौसला। और उस हौसले को एक सबसे बड़े अपने एटीट्यूड में बदलो, उसको एटीट्यूड में, क्या मैं एटीट्यूड है कि मैं ये चीज करूंगा। बस समझा। जब अपने ख्वाहिशों को, अपने सपनों को, जो ड्रीम बनाए हुए हैं उनको एटीट्यूड के रूप में बनाकर मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो वो आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण, आपके लाइफ की एक सफलता का जो है रोल निभाने का काम करेगा एटीट्यूड। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें आपके इस टॉपिक में, जैसा कि मैंने बताया कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात लेते हैं, यानी एपी बटा क्या आपका ए और बी इक्वल टू क्या, इक्वल टू पी क्यू और बटा में क्या लेंगे आप सर, पी क्यू और बटा में लेंगे बी और क्या आपका सी, बराबर क्या, बराबर आप लेंगे, हो गया ना, नीचे का नीचे के साथ बराबर है आपके पास ए क्यू और बटा में क्या दोस्तों, ए और क्यू के बटा में होगा ए और सी। ए और सी, ये इंपॉर्टेंट बात याद करना पड़ेगा आपको। बात समझ आ गई क्या, आधा बड़ा, भोजपुरी भाषा में आधा बटा आधा बराबर आधा बटा आधा बराबर आधा बटा आधा। यह एक प्रकार की प्रमेय है, यह एक प्रकार की प्रमेय है। इस प्रमेय को बेहतर तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, फिर बात समझ आप। ठीक है, चल अब इतनी बातें अगर समझ गए हो तो मैं फिर आगे आपको पॉइंट पे सिखाऊं, चल मिटा के फिर से एक बार लिख देंगे। अब आप समझ गए आधा बटा आधा कैसे बनाएंगे, तो कैसे ये बन जाएगा। तो अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं, पहले हम लोग ये क्या करेंगे, इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाने में अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख पा रहे होंगे, आप हर में आपने लिखा सर क्या, पहले हमें दिया था, दिया को छोड़िए, पहले समरूप दिखा लीजिए। ये लिखेंगे दिया, लिखिए जो दिया है,
इतना इतना में कह देंगे सर में दिया था कि पी क्यू अनुपाते BC बराबर 1:3। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि सर अनुपात का दूसरा रूप जो होता है उसे भिन्न कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भिन्न। यानी अब लिखेंगे PQ को PQ और बटा में B और क्या आपका C इक्वल टू 1 बटा में कितना 3। अनुपात का दूसरा रूप भिन्न। अभी मैंने सिखाया कि समरूप हो तो आधा, आधा माने A और P बटा में A और B, आधा बटा पूरा, बराबर इधर भी ले लीजिए, आधा का अर्थ है AQ बटा में, पूरा का अर्थ है A और C, फिर बराबर बड़ा वाला छोटा वाला का नाम क्या है? PQ और बटा में बड़ा वाला क्या नाम है? इस संगत में का आपका BC। अगर गौर से मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, देख रहे हो जो लिखा हूं मैं, क्या PQ बटा BC, यहां है PQ बटा BC बराबर 1/3। क्लियर? चल आगे चले। पूछ क्या रहा है आपसे? सर हमसे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कुछ लॉजिक समझेंगे आप। पूछ क्या रहा है? सर हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए, क्या आपसे पूछ रहा है कि बताइए एपी और पीबी का, किसका? सर पूछ रहा है कि एपी और बटा एपी अनुपाते पीबी का क्वेश्चन मार्क, यानी हमसे पूछ रहा है कि एपी बटा पी और बी का मान क्या होगा। देखिए फिगर में, ये आपका ए है, ये आपका पी है, पी और बी, ये पी और ये आपका क्या बी, ये हम आसानी से बता देंगे। ये बस इतना आ गया कि आधा और बटा में क्या आ गया? आधा ना, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं। पहले इतना तो जानते हैं आप इतना के बराबर है, इतना के, तो आखमून के इतना के बराबर इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसके बराबर लिख दे, चाहे इसके बराबर लिख दे, चाहे इसके बराबर लिख दे, बराबर में तीनों है तो किसी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं आपके पॉइंट पे, समझाते हैं आपको। तो अब यहां से धैर्यता से आराम से आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे कि हमें पता है कि अगर त्रिभुज कौन सा, मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी अगर समरूप होता है त्रिभुज ए पी और किसके? क्यू के। अब ये समरूप होगा कब? आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आता है एग्जाम में, मान निकालने में ट्रिपल आप तो मार लेंगे, एग्जाम में आता है तो आपको समरूप दिखाना पड़ेगा। समरूप कैसे दिखाएंगे मैं सिखा रहा हूं, समझिएगा आप लोग। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आपका कोण, ऊपर देख पा रहे होंगे कि इस वाले त्रिभुज में, देखिए ये आपका त्रिभुज था जिसका नाम था ए और ये आपका पी और आपका ये क्या क्यू, और एक त्रिभुज बना हुआ था जिसका नाम था ऊपर ए और ये आपका बी और ये मेरे प्यारे बच्चों सी। तो यहां भी कोण ए, यहां भी कोण ए, दोनों में ए आ रहा है, यानी इसका अर्थ है कि कोण ए बराबर होगा कोण किसके? ए के। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजों के जो कोण ए है वो क्या है? आपके उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें आप, तो आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जानिएगा। कोई भी दो रेखाएं ऐसे खींच दें और यहां से ऐसे ये काट दे, तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये वाला कोण इस कोण के बराबर। उसी तरह एक बाहर का कोण और एक अंदर का कोण, इसको बोलते हैं संगत कोण। एक बाहर का कोण, एक अंदर का कोण, दोनों आपस में बराबर होता है। कैसे? मैं छोटा सा आपको डेमो देता हूं, आइए मेरी बात तो समझेंगे। हो सकता है आप लोग लग रहा होगा सर जो है ये बात नहीं समझ रहा जो कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं, डोंट वरी। देखिए ऐसे किए, ये आपका ऐसे किए, यहां से ऐसे, मान लीजिए ये 60 का है, ये कितने का? 60, तो ये भी कितने का होगा? 60 का होगा। शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये 60 का, तो ये भी 60। अगर ये 60 का है तो एकांतर कोण के नियम से अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा आपका? 60। देख लीजिए ये वाला कोण उस कोण के बराबर। तो ये क्यों बता रहे हैं? ये बताने का तात्पर्य है बाबू कि अगर आप ध्यान से देखें, मेरी बातों को समझे, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या सर कि यहाँ पे ये 60 का, ये भी 60 का है, ये समांतर है, इसके समांतर है, और ये इसके समांतर, तो वही प्रोसेस तो यहाँ भी है, ये इसके क्या है? समांतर। यानी इसका अर्थ हो गया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी आपका कोण P
बराबर होगा कोण किसके, आपका कोण आपका बी के। क्यों? संगत कोण के नियम से। किससे? सही, संगत कोण के नियम से। तो कोण P बराबर है कोण B के। बात समझ नहीं समझ? अगर नहीं समझ थोड़ा सा पीछे कर फिर देखिएगा मैं क्या समझाया हूं। ठीक है, सिंपल। संगत कोण के नियम से ये वाला इसके बराबर है, और ऊपर क्वेश्चन में दिया था कि दोनों रेखाएं समांतर है, और जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तभी कोई शीर्षाभिमुख कोण, कोई एकांतर कोण, कोई संगत कोण लग पाता है। ठीक, तो इसकी दृष्टि से अगर दोनों समांतर है तो इसका साफ साफ अर्थ है कि ये वाला और कौन सा, ये वाला, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। इसलिए ये कोण बी वाला और पी वाला बराबर होगा। वैसे ही सेम प्रोसेस उधर भी, क्या सर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी क्या कहेंगे सर, कोण क्यू बराबर होगा कोण सी के। ये भी किससे होगा सर, ये भी संगत किससे, आपका कोण से। ए मिला, ए मिला, ए मिला, ए तीनों ए मिल गया, यानी इसका क्या अर्थ हो गया सर, इसका अर्थ है त्रिभुज ए बी और क्या सी, या छोटा वाला का नाम दूसरा नाम दे दीजिए सर, कौन सा, त्रिभुज पी क्यू, क्या नाम है फिर से देखिएगा, क्या नाम है इसका सर, ये त्रिभुज ए पी और क्यू, सॉरी ये ए है, ए और ये पी और कौन सा क्यू, ए पी क्यू सर्वांगसम होगा, प्रतीक है सर्वांगसम का। त्रिभुज किसके सर, ए बी और सी के। जब सर्वांगसम है तो आप जानते हैं एपी बटा पीबी, एपी बटा ए बी आधा बटा पूरा, आधा बटा पूरा बराबर होगा आधा बटा पूरा के, यानी बाबू ए क्यू बटा ए और किसके सी के बराबर होगा। सही, छोटा वाला मतलब पी क्यू और बटा में बी सी, मतलब सिंपल क्या आपका बी सी। बस में आ गई, क्लियर। चलो अब इसके बाद अगले स्टेप में अगर आप जान पाए, आपको दिया है, क्या दिया है, दिया है हमको कि सर पी क्यू और बटा में क्या बी सी बराबर 1/3 दिया है ना, यानी इसका क्या अर्थ है, ये पी क्यू बटा बी सी दिया है, और पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों एपी बटा पीबी। तो यहाँ है ए और क्या पी, यानी पहले और तीसरे को पकड़िए, तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे एपी बटा में ए बी इक्वल टू लास्ट वाला पी क्यू और बटा में क्या बी सी। सिंपल, कैसे पढ़ सकते हैं, पहला दूसरा को पकड़ ले, चाहे तो दूसरा तीसरा के बराबर हो सकता है, पहला दूसरा के बराबर, दूसरा तीसरा के, तीसरा दूसरा के, तीसरा पहला के बराबर हो सकता है। सिंपल, बस समझ रहे ना। चलिए घबराएंगे नहीं, 5%। ये एपी को एपी बटा में, यहां देखें एपी तो है लेकिन नीचे क्या है, पीबी है, नीचे क्या है पीबी है, डोंट वरी, घबराओ नहीं। पीबी का अर्थ क्या है, फिगर में देख पा रहे हो वहां ए है यहाँ पी है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया आप, सर क्या दिमाग लगाया, अगर दिमाग लगाया तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप त्रिभुज में कि बाबू जो नाम दिया है ए और बी, नाम दिया है ए और बी, इस ए और बी को आप लिख सकते हैं एपी प्लस पीबी, लिख सकते हैं ना आराम, देखिए ध्यान से, एपी है सॉरी ए और बी है, तो ए बी को आप लिख सकते हैं कि एपी आप प्लस पी और क्या आपका बी, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ है कि आप सिंपल ए बी को हटा के लिखिएगा एपी आप प्लस पी बी इक्वल टू पी क्यू बटा बी सी का मान 1/3। ये वाक्य यहां जाएगा तो हो जाएगा 3 एपी बराबर 1 एपी प्लस आपका पी और क्या आपका बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये आपका 3 एपी को 3 एपी गुणा करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो एपी इधर प्लस में इधर हो जाएगा एपी इक्वल टू पी और किसके बी के। अब 3 एपी में से 2 एपी जाएगा, 1 एपी जाएगा तो बचेगा 2 एपी बराबर पीबी के। अब यहां से 2 को रोकेंगे तो क्या मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 को रोकेंगे तो यहां हो जाएगा पीबी अपान में एपी भाग के चलाएगा आपका नीचे, आपको लाना है एपी बटा पीबी, ये आया कितना पीबी बटा एपी। सिंपल, एपी को ऊपर कर देंगे और पीबी को कहां कर देंगे नीचे, तो 2 के नीचे परिमाण से 1 लिख सकते हैं, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 कहां चला जाएगा नीचे, यानी एपी बटा पीबी का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका करेक्ट आंसर जो दिख रहा है आपको, वो देख पा रहे होंगे, वो आंसर आपका पहला सही है, 1:2। ठीक है, एक एक सवाल को अच्छे से तोड़ते हुए समझाते हुए आपको लेके चल रहे हैं।
ठीक ना। चल अगला नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, एक बार ध्यान से समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से कोशिश करिएगा आराम से बैक करके थोड़ा समझने की। बार बार एक ही चीज को देखेंगे आप ना, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ा जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की होती है। कुछ बच्चे बहुत टैलेंट होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम में होते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा बहुत कमजोर होते हैं। तो टैलेंट वालों के लिए बहुत बल्ले बल्ले, वो तो कर लेंगे किसी तरह से क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। बट जो मीडियम में आते हैं बच्चे, उनके लिए इस तरह के सवाल मैं लिख के दे रहा हूं 100%। वो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है रटना। क्यों? टीचर बेहतर समझाया नहीं है, बेहतर से बताया नहीं है, वो भी रटवा दिया है, बस मारिए। लेकिन मैं तोड़ तोड़ के सिखाऊंगा आपको। एक बार सीखो तो कभी भूलो ही नहीं। कोई सवाल हो कोई भी, मैं किसी का करेक्ट आंसर मारा नहीं, सबका कॉन्सेप्ट देते हुए चलेंगे। चलिए आइए अब आते हैं 9वां सवाल पे। लिखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा है। यदि एक रेखा, कोई रेखा है किसी त्रिभुज, बनाइए पहले त्रिभुज, आंख मूंद के। सर ये मेरा एक त्रिभुज बनेगा, मान लेते हैं ये आपका ये P है, ये आपका Q है, ये आपका क्या है, सपोज दैट R। PQR एक त्रिभुज है। क्या कर रहा है कि उस पर एक रेखा, कौन सी एक रेखा है, क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं, तो मान लेते हैं एक भुजा A और Q और एक भुजा P और R। भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तुरंत बनाइए, ऐसे काटिए। ये क्या है जो हमारी रेखा बोला था, ये मान लेंगे आपका सपोज दैट R हो गया, ये S कर लेंगे आप, ये क्या कर लेंगे T। ऊपर वाला सवाल पे है एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी इसका अर्थ है कि PS और बटा में P और S बटा में SQ बराबर होगा PT अपान में T किसके, आपका R के, किसके, आपका R के। तो PS बटा SQ बराबर होगा PT अपान TR के अनुपात। ये आधा, ये आधा, आधा, ये आधा। आगे समझिए, करा करे तो वह तीसरी भुजा के होती है। कौन होती है? वह रेखा। तो यह रेखा जो है बची कौन सी है, Q और R। तो देख पा रहे हैं तीसरी भुजा के ठीक ऊपर दिख रही है। ऊपर दिखने का अर्थ हो गया कि इसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में, क्या किया, क्या है, समांतर। क्या है आपकी समांतर। तो बताएंगे कि वह जो रेखा है तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर, यानी यहाँ समरूप के नियम की तरह आ रहा है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा, ख आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लिखा है 10वां। कौन सा? 10वां बिंदु -2, -6, -2, -6 और मेरे प्यारे बच्चों -2, -10 को मिलाने वाली रेखाखंड। यानी यहाँ पे कोई बिंदु है -2, ये 6 और यहां से इसको ऐसे किए, और यहाँ कोई बिंदु है जिसका नाम है -2, 10, इसको यहां से मिलाते हैं। तो पूछा है कि मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी यहाँ का आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यहां से आपका पूछ रहा है, यानी इसको आप मान लेंगे हमारा x है, ये क्या आपका y है। ठीक, सिंपल फार्मूला आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए कि सही x1, y1 इक्वल टू x2 - x1 अपान 2, y1 - y2 अपान में 2। ये लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मान लेंगे x1, ये y1, ये मेरे प्यारे बच्चों x2, ये क्या आपका y2। यहाँ पे x2 के स्थान पर रखेंगे -2, -x1 के स्थान पे माइनस आपका ये -2 अपान में, ये सॉरी ये प्लस होता है, क्या होता है, प्लस x2 + x1 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। तो यहाँ जोड़ेंगे आप, फिर इसका अपान में 2, यहाँ y1 के लिए क्या लेंगे आप, यहाँ पे y1 या y2 चलेगा, y2 अपान y1। चलिए देखिए, यहां से एक फार्मूला लिखेंगे आप कि सही x, y यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है
कि x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में 2। जोड़िए आराम से। -2 प्लस x2 के स्थान पे -2 अपान मेरे प्यारे बच्चों 2 होगा, अपान में कॉमा y1 के स्थान पे आप देख पा रहे होंगे 6 और प्लस यहाँ 10 अपान में 2, यानी बटा में कितना 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो -2 और प्लस माइनस -2 अपान 2 कामा 10 6 16 बटा में आपका 2, ये आएगा 2 2 4 -4 बटा 2 कामा 16 बटा 2, काटेंगे 2 दूना के 4 -2 2 चौको 8, यानी आएगा -2 कामा 8। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, -2 कामा 8। ठीक है, चलिए ये आपका लग चुका है। यानी दिमाग में रखेंगे कि मध्य बिंदु के लिए स्थान के लिए फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, फटाक से आ जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। छोटे छोटे सवाल है। 11वां सवाल कह रहा है आपका बिंदु 3 कामा 4 पूछ रहा है y अक्ष से दूरी क्या होगी। y अक्ष से दूरी, ये 3 कामा 4 मैं सीधे आपको ग्राफ बना के समझाता हूँ। मूल बिंदु पे 0 कामा 0, ये मान लीजिए x अक्ष है, ये आपका कौन सा है y, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है मेरे प्यारे बच्चों, और ये 4 है। ठीक है, कह रहा है 3 कामा 4 यानी ये आपका x होता है, ये क्या होता है y। x के स्थान पे 3 यानी मेरे प्यारे बच्चों ये 3 और ये 4 यानी बिंदु यहाँ आएगा। ये डॉट डॉट करेंगे ऐसे और ये डॉट करेंगे ऐसे, तो यहाँ मिलेगा आपको जिसका कहेंगे आप 3 कामा 4। अब ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये 3 कामा 4 बना। अब ये जो बना है प्रश्न क्या मेरा कह रहा है, कह रहा y अक्ष से दूरी, y अक्ष से यानी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो यहाँ से दूरी कितनी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 जाएगा, फिर यहाँ से 2 जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा कितना 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 3 इकाई। वही पूछता कि x अक्ष से दूरी क्या होती, तो कहते कि x अक्ष से पूछ रहे हैं, यहाँ पहुंचा कोई व्यक्ति ना, कहाँ पहुंचा यहाँ, तो यहाँ 1 जाएंगे, फिर यहाँ 2 जाएंगे, फिर यहाँ 3 जाएंगे, तब जाएंगे 4, इसके हिसाब से। तो x अक्ष से दूरी 4 होती, यही आप संगति करेंगे, या तो 4 मारेंगे चाहे 3, क्योंकि टीचर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया नहीं होगा आपका कि कैसे कैसे उसको समझते हैं। तो सिंपल बेसिक तरीके से व्यक्ति जहां से पूछता है वहां खड़ा करिए और वहां खड़ा करके सोचिए कि कितना जाएगा तो पहुंच जाएगा। तो y से पूछा है तो यहाँ 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, इसलिए आपका क्या होगा ऑप्शन 3 इकाई। क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सवाल नंबर आपका जो दिया है 12, लिखा है सेक थीटा बराबर 2, ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न। सेक थीटा बराबर 2 बोर्ड के एग्जाम में 1 या 2 ट्रिग्नोमेट्री से 100% क्वेश्चन आएंगे। तो लिखा है सेक थीटा बराबर 2, इसको क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक का डिग्री, मेरे प्यारे बच्चों सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 का मान होता है 2, तो यहाँ लिखेंगे आप कि सेक 60 डिग्री, सेक से सेक कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना 60। ऑप्शन नंबर आपका देख पा रहे होंगे बरामे का ग वाला सही है, बरामे का ग वाला सही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आई होप दैट आपको दिख नहीं होगा स्पष्ट, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल में देखें आप, दिया हुआ सवाल नंबर आपका 13, लिखा है कास थीटा बराबर ये साइन थीटा, तो पूछ रहा है आपसे कि थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान। तो यहां से आप लिखेंगे कास थीटा को, कास थीटा साइन को नीचे करेंगे तो अपान में हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब फार्मूला जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जानिए। होता है फार्मूला tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कास थीटा, और इसी tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कास थीटा अपान कितना मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा, वही यहाँ लिखा है। तो कास थीटा अपान साइन थीटा बराबर 1, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कॉट थीटा इक्वल टू 1 के। कॉट में 1 किसका मान है, जैसे कि सेक में 2 किसका मान है, तो सेक 60 डिग्री का, उसी तरह आपको पता होगा कि काट में 1 होता है काट का डिग्री का आपके 45, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा का मान कितना 45 डिग्री, यही ऑप्शन सही है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है, ये ऑलरेडी लगने का मतलब ऊपर से लगाया हुआ था, ऐसे कि यहाँ लग गया है। तो ये आपका 13वें का ऑप्शन नंबर ग सही है, यानी करीब आपका 45। बस में आ गई।
चलिए एकदम आसान है, ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को तुरंत खटाक से ला के आपको फेंक देना चाहिए, तुरंत एकदम बेहतर अगर पावरफुल आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तब। चलिए सवाल नंबर 14 लिखा 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं आप cot a इक्वल टू क्या मेरे प्यारे बच्चों, 4/3। 4 क्या होगा यहां से 3। अब आप जानते हैं कि काट का उल्टा होता है क्या, काट का भी समझाया आपको ऊपर, कॉट का उल्टा होता है tan, तो लिखेंगे tan a बराबर, तो ये हो जाएगा 3 चला जाएगा ऊपर, 4 चलाएगा नीचे, क्योंकि कॉट को बदलें। और काट का उल्टा यानी होता है कि tan थीटा बराबर 1 कितना cot थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1/4/3, 4/3, तो 3 बाकी ऊपर जाएगा तो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। बेसिक कंसेप्ट। तो यहां से tan a बराबर क्या आएगा 3/4। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर निकालने के लिए दिया है sec a, अब निकाल रहे हैं tan a ना, कोई बात नहीं, डोंट वरी, समझिए बेसिक चीज है, सिंपल। क्या करेंगे आप धैर्यता से, यहां से आपको sec a निकालना होगा, तो जानते हैं तो अच्छी बात है। जैसे मैंने अभी इससे पहले कुछ क्षण पहले बताया कि जैसे सर्वांक्षण दिखाने के 4 नियम होते हैं, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में 3 नियम होते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है आपका यूज करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला भी लगाएंगे हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा आपका पता नहीं है, tan पता 3/4 का लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर कितना 1, और यहाँ से सेक निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप सर, लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 3 के 9 4 को 16 बराबर 1 के, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस हो जाएगा प्लस 9 में कितना 4, सॉरी ये 16 हो जाएगा ना, सॉरी 16 होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 16, क्या जाएगा 16। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 9/16। अब यहाँ से 16 कम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे, उत्तर आएगा आपका 25 में कितना 16। यहाँ सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए बराबर 25 को लिख सकते हैं आप 25/16 को 25/16। अब यहाँ से सेक थीटा बराबर √25/16, यानी लिखेंगे आप सेक थीटा बराबर 25, 5 का वर्ग है और 16 कितने का 4 का, उत्तर आएगा 5/4। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 3/4, 5/4, ख वाला सही है, ख वाला सही है, क्लियर। चलो एकदम सिंपल है, एक बार करना होगा तो डायरेक्ट ये नहीं कि फटाफट देखते चले कैसे सर लगा रहे हैं, कोशिश करिए कॉपी पर भी उतार लें आप, उसके बाद में भूल जाए। इस तरह के सवाल हो सकता है तिलगुती में बोर्ड की एग्जाम में आ जाए, इनको इसीलिए मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और 100% मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि बहुविकल्पिक क्वेश्चन जितने मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो 100% इनको कॉपी पर आप भी सॉल्व करिएगा, ना कि वो देखते जाए क्या बता रहे हैं हमको इसे याद रहेगा, नहीं लगाएंगे तो उससे आपके दिमाग में ग्राफ बनता जाएगा, लिखेंगे तो कभी जल्दी भूलेगा नहीं। ठीक, ये मेरा बेसिक जो है कॉन्फिडेंस कहता है कि जो लड़का किसी चीज को बेहतर तरह से बार बार लिखता है तो उसके दिमाग में अच्छे से छप जाता है। इसी स्टाइल से हम भी अपनी पढ़ाई को अपने जो है जारी रखते थे। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे अगला सवाल लिखा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 डिग्री है का क्षेत्रफल होगा। किस कोण का डिग्री आपका 60 जानते हो तो अच्छी बात है, त्रिज्यखंड इतना दिया है तो करा क्षेत्रफल, तो फार्मूला मेरे प्यारे बच्चे होता है क्षेत्रफल का θ/360 पाई r क्या स्क्वायर। थीटा का मान आपको दिया 60 डिग्री, आप पार में 360 डिग्री होगा, पाई का मान लिख लीजिएगा 22 में कितना 60, आर दिया 6 सेमी त्रिज्या यानी 6 गुणे कितना 6, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 कैंसिल, 6 छड़ेगा 36, यहाँ 6 से क्या 6 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 22 6 का मेरे प्यारे बच्चों 6 दुना के 12, 6 दुना के 12 13, 132/7। ऑप्शन खोजिए, पहला ऑप्शन 132/7 सेमी, क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी पहला ऑप्शन तो देखने में झटका मारेंगे तो सही होगा, बट ये ऑप्शन में केवल सेमी दिया इसलिए क्या होगा गलत।
दूसरा दिया 132/2 सेमी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या? 132/7 सेमी स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे अगले प्रश्न को देख पा रहे होंगे आप। सवाल नंबर आपका 16वां कर रहा है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का सर्वांतर। जो भी बच्चे समांतर श्रेणी 5वां लेसन नहीं पढ़े होंगे तो छोटी छोटी चीजों को भी नहीं जान पाएंगे। सिंपल बातें हैं ये। जब किसी के बारे में नाम नहीं सुने हैं, कहानी नहीं जानते हैं तो नहीं जान पाएंगे। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है, सजेशन दिया जाता है, रेगुलर स्कूल आइए, रेगुलर स्कूल आइए। कुछ बातें तो बैठ के क्लास में समझ आएगी। ऐसा तो है नहीं कि कान आप मुने में आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। बस मत पढ़ो घर पे, दिन रात घूमो तुम, बट विद्यालय आप रेगुलर जाइए। विद्यालय आप रेगुलर जाएंगे तो क्लास में केवल बैठेंगे तो टीचर जो कुछ भी पढ़ने वाले बच्चों को ही समझा रहा है, आपको ही बता रहा है। अगर केवल उसकी बातों को कुछ ध्यान से सुनेंगे आप तो 100 में 20% ऐसी बातें जरूर होंगी जो आपके दिमाग में घुस सकती हैं। इसलिए कोशिश किया करिए रेगुलर विद्यालय जाने की, रोज जाने की, रोज प्रतिदिन जाइए, एक भी दिन मत छोड़िए। ठीक है, इससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलने वाला, लॉस कभी नहीं होगा। ठीक, कह रहा है सर्वांतर का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर्वांतर का को प्रदर्शित करते हैं डी से। समांतर श्रेणी में होता क्या है? कुछ नहीं, दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा देंगे, उसे सर्वांतर कहते हैं। अब जो भी बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बड़ी चीज है, पता नहीं क्या पूछ रहा, सर्वांतर क्या होता है? सिंपल, ये आपका 10 है, इससे पीछे पहले क्या है? 4, 10 में से 4 जाएगा 6 आपका करेक्ट आंसर है। तो सिंपल चीज, बट हम ये जाने तब ना कि सर्वांतर क्या होता है। तो यहाँ पे d इक्वल टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। यहाँ a2 का अर्थ है दूसरा पद, दूसरा 10 है, पहला कितना है आपका 4, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। क्लियर? चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 17 पे। सवाल नंबर 17 आपका क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? सवाल नंबर 17 दिया हुआ है किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज होता है। ये भी एक सिंपल, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी वृत्त के परिगत समांतर जो चतुर्भुज होता है वह चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। वह क्या होता है? वह एक सम चतुर्भुज होता है। इस बात को बेहतरीन तरीके से आप रटेंगे। ठीक, एक बेहतर क्वेश्चन है। अब इसमें जब सवाल को हम लगाएंगे उसमें बता देंगे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है मैं, लेकिन इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा कैसे सम चतुर्भुज होगा। ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज कभी नहीं होगा। हमेशा रटेंगे कि यह कौन सा होगा आपका सम चतुर्भुज। फिगर बना के समझा दूं आपको, एक बार हिंट दे देता हूं, कोशिश करेंगे तो आपसे लग सकता है। यहां से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बनाइएगा। एक वृत्त को इसके अंदर ऐसे बना के करना क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका क्या है? डी है। आपको पता है कि सर चक्रीय चतुर्भुज होता है वो तो अलग चीज है, लिखा है यहां समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन सम चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो केवल आपको क्या करना है कि आप कहेंगे कि ए बी बराबर होगा किसके? आपका सी डी के। ए बी बराबर होगा सी डी के, क्योंकि बाहर जो मैंने चतुर्भुज बनाया है, बाहर जो आकृति बनाया है चतुर्भुज की, वह कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और केवल आपको करना क्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर प्रूफ कर दें तो हो गया कि सम चतुर्भुज होगा, क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो ये इसके बराबर, ये पहले से इसके बराबर थी, इसके सामने के लिए भी बराबर होगी। तो अगर आप प्रूफ करते हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर, प्रूफ क्या करेंगे? मान लीजिएगा इसको, मान लीजिएगा सपोज दैट ये आपका P है, ये आपका Q है, ये R है, ये क्या आपका S है। कुछ नहीं करना है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर दिखा के चारों को एक तरफ जोड़ लेंगे और उसमें दो ये जो आएंगे उनको एक नाम और ये जो आएंगे उनको एक नाम देके इस तरह से लगाएंगे आपका, तो लास्ट में आ जाएगा कि बी और सी बराबर होगा सी और किसके? डी के। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी,
इसका अर्थ है कि तीनों भुजा बराबर है, ये भी बराबर, यानी यह क्या कहलाएगा आपका समचतुर्भुज। पकड़ने वाले बच्चे आई होप दैट पकड़ लिए होंगे कि कहना सर क्या चाहते हैं। ठीक, इसको इसके बराबर दिखाइएगा, इसको इसके बराबर दिखाइएगा, इसको इसके बराबर दिखाइएगा, इसको इसके बराबर दिखाइएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगर इच्छाएं होंगी किसी बच्चे की, बस केवल एक बार कमेंट करेगा तो मैं इसका केवल 6 मिनट 7 मिनट का छोटा सा वीडियो फटाक से बना के अपलोड कर देंगे। ठीक, कोई भी बच्चा अगर कमेंट करता है तो। चलिए नेक्स्ट अगला आता है 18वां। कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली एक शटल कॉक, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में चिड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़िया। कॉक का आकार निम्न संयोजन का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको चिड़िया अगर बना के दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, चिड़िया कुछ इस तरह बनेगी। ये ऐसे और ये आपकी ऐसे, ये कुछ ऐसे बनेगी ना, ऐसे होती है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मारते हैं, थोड़ा ये बड़ा होगा हल्का सा ना, इस तरह से बड़ा होगा। ये चिड़िया है, इसको हम कहते हैं कि हमारा बैडमिंटन की क्या है? चिड़िया। अब इसकी आकृति को देखें आप, तो पहला कह रहा है बेलन, और बेलन की आकृति आप जानते हैं एकदम सीधा ऐसे होती है, इसमें कहीं है नहीं, पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन एक बेलन, फिर गलत होगा ये दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा कह रहा है शंकु, और शंकु की आकृति आप जानते हैं कि शंकु की आकृति एकदम ऐसे होती है, और ऐसी आकृति इसमें कहीं नहीं है। देखिए यहां से निकलता है एक ही छोर से और जाके ऐसे वृत्त के नीचे वाले सतह से मिल जाता है। तो ऐसी आकृति कहीं नहीं दिख रही है, ये अभी ऑप्शन क्या होगा? गलत। तो आप 100% जान गए होंगे कि इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? आपका चौथा। क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक। ये लॉजिक, छिन्नक क्या है? सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, जो बाल्टी होती है घर की हम लोग की पीने वाली, वह एक आकृति दे जाती है किस चीज का? छिन्नक का। किसका? छिन्नक का। तो ऊपर वाला जो हिस्सा मेरे चिड़ी का दिख रहा है वह एक छिन्नक की आकृति होगी, और नीचे लिखा अर्धगोला, वो तो आप जानते ही हैं क्योंकि आपका यहाँ अर्धगोला ऊपर वाले ऑप्शन में भी था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो चौथा, कि एक छिन्नक का यूज करते हैं और नीचे एक अर्ध गोले का। बस में आ गई। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका? 18 के बाद 18 के बाद मेरे प्यारे बच्चों केवल 2 प्रश्न होंगे, उनको तुरंत बता देते हैं, काम खत्म हो जाएगा आपका। चलिए सवाल नंबर 18, 1920 है, 18 हो गया है, 1920 सॉरी। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग इस 2 प्रश्नों की, जो कि पहला प्रश्न दिया है कि बारंबारता बटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध है, यानी एक फार्मूला पूछ रहा है, क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद कर लेंगे अच्छे से कि इसका ऑप्शन तीसरा सही है। होता है फार्मूला बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यक। क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यक, ये फार्मूला है बहुलक का। क्लियर? बस ये फार्मूला तो आपको याद तो करना पड़ेगा ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 20वां, मजेदार क्वेश्चन है 20वां। कह रहा है इतना 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 का समांतर माध्य इतना है, तो ए का मान ज्ञात क्या होगा? ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं फार्मूला पढ़ेंगे आप लोग सर, क्या? समांतर माध्य बराबर कुल पद, कुल पदों का लिख देंगे आप लोग क्या? योग, और मेरे प्यारे बच्चों बटा में होता है कुल पदों की संख्या। किसकी? कुल पदों की संख्या। तो फार्मूला आप लगाएंगे तो क्या कहेंगे? सर हमको दिया समांतर माध्य 11, यानी 11 बराबर पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस 2, तीसरा प्लस ए प्लस 4, चौथा पद ए प्लस 6, पांचवा पद मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस 8 बटा में नंबर गिनिए 1 2 3 4 5, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सर यहाँ पे आएगा कितना आपका? 5, यानी 11 5 55 बराबर ए ए ए ए ए, यानी 5a प्लस 4 2 6 6 12 8 20, 12 8 20, ये हो जाएगा 20, यानी 55 में से घटा देंगे 20 बराबर बचेगा 5a, घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपका आएगा 35 बराबर 5a के 5 7
35, ए बराबर 7, ए बराबर 7। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। तो ये आपके रहे 20 क्वेश्चन अर्धवार्षिक के एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो भी थे, मैंने 20 को लगवा दिया। आई होप दैट मेरे प्यारे बच्चों मेरा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और यदि मेरे प्यारे बच्चों अगर मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे इतने देरी तक जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल पे को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।